हेलो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल आचार्य जी और मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्रैक किया है और अभी मैं एज ए लेवल 5 सीनियर क्लर्क इंडियन रेलवेज में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, जो भी है आपका यूरिन टेस्ट, उसके बाद हाइड्रोसिल, वेरिकोस वेन, पाइल्स और वेट मेजर, हाइट मेजर, विजन टेस्ट में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसके बाद कलर विजन टेस्ट, नियर विजन टेस्ट, डिस्टेंट विजन टेस्ट और लेसिक सर्जरी अलाउड है कि नहीं, और फिर भी अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिमेडियल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, और अगर बुलाया जाएगा तो कितने दिन बाद बुलाया जाएगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये सब कुछ मैं अपने मेडिकल टेस्ट के ऊपर ही मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है मेडिकल टेस्ट में आरआरबी एनटीपीसी के टाइम, वही सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अपने आप में एक ऑलराउंडर वीडियो होने वाला है मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कमेंट में इस वीडियो के नीचे दिया है। पिन कमेंट में उस ग्रुप में जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। मोर देन 2600 मेंबर्स उस ग्रुप में अभी अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा आरआरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने आप सबको बताया कि डीवी के एंड पे जब डीवी खत्म हो जाएगा, सबसे एंड पे आपको एक कॉन्फिडेंशियल सील्ड एनवेलप दिया जाएगा जहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि ओपन बाय द एड्रेसी ओनली। मैंने उस वीडियो में भी आपको वार्न किया है और इस वीडियो में भी मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि वो एनवेलप आपको खोलना नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ओपन बाय द एड्रेसी ओनली। अगर वो एनवेलप आप खोल लेते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी टेम्परिंग नहीं करना है खोल के। तो जब डीवी के एंड पे आपको वो कॉन्फिडेंशियल सील्ड वाला एनवेलप दिया जाएगा, उसी टाइम आपको बता देगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाके आपको रिपोर्ट करना है। सभी कैंडिडेट्स को एक साथ बता देगा, एक एक नाम पुकारेगा और सबको बताएगा कि तुम्हारा इस हॉस्पिटल पे हुआ है, तुम्हारा उस हॉस्पिटल पे हुआ है। तो आपका जिस हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करने को बोला जाएगा डीवी के डेट पे, उसके अगले ही दिन आपको रिपोर्ट करना है जाके हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंशियल सील वाला एनवेलप लेके जाना है और जो भी कुछ लेके जाना है वो आपको डीवी के डेट पे ही वो आरआरबी का स्टाफ आपको बता देगा। तो डीवी के अगले ही दिन आपको उस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल सील वाला एनवेलप जाके काउंटर पे सबमिट करना है। वो लोग पूरा डिटेल में चेक करेगा कि वो एनवेलप कहीं से भी टेम्पर हुआ है कि नहीं, आपने पिन खोलने का कोशिश किया कि नहीं, कहीं से भी टेम्परिंग हुआ कि नहीं। वो लोग चेक करने के बाद जब उनको लगेगा कि कहीं से भी टेम्परिंग नहीं हुआ तो वो लोग उस एनवेलप को खोलेगा। खोलने के बाद वहां पे जो भी लिखा हुआ रहेगा वो लोग उसको पढ़ेगा और एक रजिस्टर में कुछ एंट्री कर देगा और आपको बोला जाएगा कि 3 से 4 दिन बाद आपको आने के लिए बोला जाएगा कि आपका 3 से 4 दिन बाद आपका मेडिकल है, उस दिन को आप आइए। डीवी के दिन जो आप 24 रुपीज दे के एक मेमो, आपको जो एक मेमो मिलेगा डीवी के टाइम पे 24 रुपीज देने के बाद, उस मेमो पे भी लिखा हुआ रहेगा कि आपको एम्प्टी स्टोमक जाना है, कुछ भी खाना या पीना आपको नहीं है, शुगरी ड्रिंक्स तो आपको बिल्कुल नहीं पीना है, आप सिर्फ पानी पी के जा सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टोमक जाने से सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और जब आपका वो कॉन्फिडेंशियल सील वाला एनवेलप खोल के वो लोग जब आपको बताएगा कि आपको 3 से 4 दिन बाद आना है, वहां पे भी आपको फिर से आपको बता देगा कि आप जब आप आएंगे 3 से 4 दिन बाद मेडिकल टेस्ट के लिए, आपको बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक आना है। अच्छा, 3 से 4 दिन बाद जब आप जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, तब आपका एंट्री होगा वहां पे रजिस्टर में। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जाएगा और वहां पे सभी कैंडिडेट्स जिसका भी मेडिकल टेस्ट होगा सबको वेट करने के लिए बोला जाएगा। और वहां पे जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से रूम पे जाना है, ब्लड टेस्ट के बाद आपको कौन सा टेस्ट करना है, एक्सरे के बाद कौन सा टेस्ट करना है, सब कुछ वो हॉस्पिटल वाला अटेंडेंट ही आपको गाइड करेगा। तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल अटेंडेंट आपके मेडिकल के डेट पे जितना भी कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है, सभी कैंडिडेट्स को एक साथ इकट्ठा करके वो एक्सरे रूम के पास ले जाएगा। सबसे पहले आपको आपका एक्सरे टेस्ट देना है। एक्सरे टेस्ट देने के लिए आपको जो ऊपर वाला जो भी ड्रेसेस है सब कुछ खोल के बेयर चेस्ट पे आपको जाके एक एक्सरे मशीन होगा, वहां पे आपको आपके चेस्ट को ऐसे करके, चेस्ट को फुला के उस इंस्ट्रूमेंट पे आपको लगाना है और पीछे से एक एक्सरे आएगा। वो
एक्सरे मतलब आने के बाद आपका एक्सरे टेस्ट हो जाएगा। आपको वो अटेंडेंट, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट है, वो आपको बोलेगा कि आपका एक्सरे टेस्ट कंप्लीट हो गया है। एक्सरे टेस्ट पे आपका मोस्ट प्रोबेबली चेक होता है कि आपका हार्ट में कोई हाइपरट्रॉफी है कि नहीं। हार्ट में हाइपरट्रॉफी क्या होता है? हाइपरट्रॉफी का मतलब है एनलार्ज हो जाना, कि आपका हार्ट थोड़ा बड़ा है कि नहीं नॉर्मल साइज से। हार्ट का हाइपरट्रॉफी किस लिए होता है? अगर आपका बीपी है तो आपका हार्ट का हाइपरट्रॉफी हो सकता है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, और अगर आपका बीपी है तो हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो ब्लड पंप करता है। इसीलिए जैसे हम लोग अगर मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग मसल को स्ट्रेस देते हैं, वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है मसल में, मसल फूल जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपका बीपी है तो आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस में ब्लड पंप करेगा, इसीलिए आपका हार्ट में हाइपरट्रॉफी, आपका हार्ट थोड़ा एनलार्ज हो सकता है। तो एक्सरे में आपका हार्ट अगर हाइपरट्रॉफी है वो क्लियरली एक्सरे शीट में आ जाएगा। और उसके ऊपर आपका जो भी मतलब चेस्ट का बोन्स है, जो भी मतलब बोन से अपर जो भी है, सभी रीब्स जो भी है वो भी चेक होता है कि कुछ डिफॉर्मिटीज है कि नहीं, बोन्स कोई फ्रैक्चर वैक्चर है कि नहीं। तो हार्ट, बोन्स, ये सब कुछ चेक होता है, सब कुछ और आपको मतलब आपका टेस्ट होने के बाद, आपका एक्सरे टेस्ट होने के बाद आपको बोलेगा कि आप बाहर थोड़ा वेट कीजिए। ऐसे ही सभी कैंडिडेट्स का एक्सरे हो जाने के बाद सबको बाहर वेट करने के लिए बोलेगा, और रेडियोलॉजिस्ट आके अगर किसी का कोई प्रॉब्लम निकला तो उसको बोलेगा आप थोड़ा वेट कीजिए, और अगर सबका क्लियर है तो सबको बोलेगा, सबका अगर ठीक है तो सबको बोलेगा कि आप लोग जा सकते हैं, अगले टेस्ट दे सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है वो एक्सरे टेस्ट हो जाने के बाद जब रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा कि आपको दूसरे टेस्ट के लिए जाना है, तो वो हॉस्पिटल अटेंडेंट आपको ब्लड कलेक्टिंग रूम जो भी है वहाँ पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आपका ब्लड कलेक्ट होगा। तो उस रूम पे जाने के बाद आपको आपका वो लोग कोई रजिस्टर में कुछ एंट्री करेगा, जो भी मतलब पैथोलॉजिस्ट है, फिर वो आपका ब्लड कलेक्ट करेगा। ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा कंटेनर दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप जाके आपका यूरिन कलेक्ट करके, उस कंटेनर पे आपका यूरिन कलेक्ट करके वहां पे आपको सबमिट करने के लिए आपको बोला जाएगा। ब्लड और यूरिन सैंपल देने के बाद कुछ रजिस्टर में कुछ एंट्री होगा, और उसके बाद आपको अगले टेस्ट के लिए आपको बोला जाएगा कि आप अगले टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, ब्लड में और यूरिन में क्या क्या चेक होता है? ब्लड में आपका ब्लड शुगर चेक होता है कि आप तो एम्प्टी स्टोमक है तो आपका फास्टिंग वाला ब्लड शुगर कितना है, वो आपके ब्लड में टेस्ट होता है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है या बिलो है या हाई है, जो भी है ब्लड टेस्ट में ये ब्लड शुगर वाला जो पैरामीटर है वो चेक होता है। यूरिन टेस्ट में क्या चेक होता है? जितना मुझे आइडिया है, यूरिन टेस्ट में कीटोन्स चेक होता है। यूरिन में कीटोन्स का मतलब जो भी मतलब कीटोन पार्टिकल्स हैं वो चेक होता है। यूरिन में कभी कभी कीटोन्स भी पाया जाता है, तो यूरिन और ब्लड टेस्ट में यही सब कुछ चेक होता है। ब्लड और यूरिन दोनों ही चेक होने के बाद जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है वो आपको एक और रूम पे लेके जाएगा। उस रूम पे आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होगा। अभी बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स को, ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल कैंडिडेट्स का हाइड्रोसिल टेस्ट जो हाइड्रोसिल चेक होता है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स को हाइड्रोसिल से लेके बहुत सारा डाउट्स है कि हाइड्रोसिल कैसे चेक होता है, और अगर किसी का एनलार्ज पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं। हाइड्रोसिल से रिलेटेड मैं आपको यही बताऊंगा कि हाइड्रोसिल के रूम पे जब आप जाएंगे वहां पे एक एक करके चेक होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सबको खड़ा कर देगा और सभी का चेक हो रहा है, एक का चेक हो रहा है, बाकी सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक ग्रीन स्क्रीन ऐसे मतलब वो ग्रीन स्क्रीन लेके ग्रीन स्क्रीन के उस पर आपको खड़ा कर देगा, और ग्रीन स्क्रीन के बाहर बाकी सारे कैंडिडेट्स होंगे। वो बाकी सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं आपको देख नहीं पाएंगे। ग्रीन स्क्रीन के पीछे सिर्फ आप होंगे और डॉक्टर होगा। हाइड्रोसिल कैसे चेक होता है? आपको बोलेगा पैंट उतारने के लिए, जब आप पैंट उतारेंगे थोड़ा सा ही आपको उतारने के लिए बोलेगा, और तब वो डॉक्टर देखेगा कि आपका जो टेस्टिस है उसमें कितना स्वेलिंग है, दो टेस्टिस में कोई अनइवन साइज है कि नहीं वो चेक होता है। और अगर अनइवन साइज है तब वो डॉक्टर मतलब ग्लव्स तो पहना हुआ रहेगा, तब वो डॉक्टर टच करके ऐसे देख सकता है कि उसमें कितना फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है। हाइड्रोसिल का मतलब यही है कि कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन, कोई पानी भरा है कि नहीं टेस्टिस में, वही चेक होता है। अगर आपका नॉर्मल साइज है, दोनों टेस्टिस का साइज अगर नॉर्मल है तो कोई भी और कोई मतलब टच करके चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर एक टेस्टिस आपका एनलार्ज है तो आपको ऐसे मतलब टच करके वो टेस्टिस चेक किया जा सकता है कि उसमें पानी कितना एक्यूमुलेटेड है। अगर हाइड्रोसिल आपका अगर हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है
तो आपको फिर से सर्जरी करने के लिए आपको बोला जा सकता है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जिसको हाइड्रोसिल है, अभी से सर्जरी मत कीजिए। पहले आप एग्जाम तो क्रैक कर लीजिए, मेडिकल टेस्ट में आप पहले अलाउ तो हो जाइए। अलाउ होने के बाद अगर आपको हाइड्रोसिल के लिए रिजेक्ट किया जाता है, तब आपको टाइम आपको दिया जाएगा सर्जरी करने के लिए। अगर सर्जरी चाहिए तो हर एक पोस्ट में मेरे हिसाब से सर्जरी नहीं चाहिए, टाइपिंग पोस्ट में मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी नहीं चाहिए, बट उन लोगों को ज़्यादा पता होगा कि किस पोस्ट के लिए वो हाइड्रोसिल अलाउड है कि नहीं। तो अगर आपको रिजेक्ट किया जाए हाइड्रोसिल के लिए, अगर आपको बोला जाए कि मतलब सर्जरी करने के बाद आने के लिए अगर आपको बोला जाए, तभी आपको सर्जरी करना है, वरना सर्जरी मत कीजिए। तो हाइड्रोसिल चेक होने के बाद आपको दूसरे टेस्ट के लिए आपको बोला जाएगा। तो हाइड्रोसिल टेस्ट हो जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि सर पाइल्स का टेस्ट होता है कि नहीं। पाइल्स दो तरीके का होता है, एक होता है हेमोरॉइड्स, जो इंटरनल पाइल्स है। हेमोरॉइड्स या पाइल्स दोनों ही सेम है, लेकिन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। पाइल्स में क्या होता है कि अगर आपका इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स है, तो जब आप स्टूल डिस्चार्ज करेंगे उसमें ब्लड आएगा। तो पाइल्स टेस्ट होता है कि नहीं, बहुत कैंडिडेट्स का डाउट है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाइल्स बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। ये कोई आर्मी का मेडिकल टेस्ट नहीं है, ये एक एनटीपीसी का मेडिकल टेस्ट है। आर्मी में शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पाइल्स का कोई भी टेस्ट नहीं होता। पाइल्स का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोसिल का टेस्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि वेरिकोज वेन्स का टेस्ट होता है कि नहीं। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, बहुत सारे वेन्स है, आप लोग नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। वेन्स ऐसे एनलार्ज हो जाएगा, वो वेरिकोज वेन्स का भी टेस्ट नहीं होता यहाँ पे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि नॉकनी टेस्ट होता है कि नहीं। नॉकनी मतलब दो नी का ऐसे, मतलब वहाँ पे गैप्स कितना है, वो टेस्ट होता है कि नहीं। ये आर्मी का मेडिकल टेस्ट नहीं है, यहाँ पे नॉकनी का भी टेस्ट नहीं होता। तो पाइल्स, वेरिकोज वेन एंड नॉकनी तीनों का ही यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। एक कैंडिडेट का ये भी डाउट था कि अगर टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, कि अगर दांत नहीं है एक दो, तो कोई प्रॉब्लम मतलब होगा कि नहीं। दांत से कोई मेडिकल टेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाइड्रोसिल टेस्ट हो जाने के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका होगा, जो कि है आई विजन टेस्ट। रेलवे में आईज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिट अनफिट, ज्यादातर अनफिट कैंडिडेट्स आईज के लिए ही अनफिट होता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टेस्ट है आई विजन टेस्ट, वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा जाके। वो अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट आप सभी कैंडिडेट्स को उस रूम पे मतलब ले जाएगा और एक एक करके कैंडिडेट्स को अंदर जाना पड़ेगा। जब आपको बुलाया जाएगा, तब अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपका वहाँ पे एक वेट मशीन होता है, उस मशीन पे जाके आपको आपका वेट देना है कि वेट आपका कितना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का वेट चेक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का वेट चेक भी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब स्किनी या बहुत ज़्यादा अगर आप मतलब हेल्दी है, तभी आपका वेट चेक होगा, वरना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का वेट चेक होता भी नहीं है। तो जो भी है, वेट चेक हो जाने के बाद आपका बीपी टेस्ट होगा। वहाँ पे ऐसे मतलब हाथ के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर एक वो रैप देके आपका बीपी टेस्ट होगा। बीपी रीडिंग हो जाने के बाद एक ऑक्सीमीटर जो है उंगली पे लगा देगा, आपका ऑक्सीजन कितना है वो टेस्ट होगा। ये सब टेस्ट के बाद फाइनल टेस्ट का बारी आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो भी है, आइज का टेस्ट। रेलवे में विजन के ऊपर कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन सा चीज़ चेक होता है, मतलब कितना कितना पावर होना चाहिए, सब कुछ एक बार मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग देख लीजिए। ये सब कुछ चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये सब विजन में इतना इतना पैरामीटर सबका होता है। तो आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में बताने के लिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मेडिकल में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं कि विजुअल एक्विटी स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ रेलवे स्टाफ। रेलवे में तो मेडिकल टेस्ट में सब कुछ, फिजिकल टेस्ट आपका होगा ही, ठीक है, फिजिकल टेस्ट आपका होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें इंपॉर्टेंस दिया जाएगा वो है आपका आई टेस्ट। विजन टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रेलवे में। तो यहाँ पे विजन के बारे में बहुत कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि एनटीपीसी का जो पोस्ट है उसमें 4 तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड है। एक है A2, फिर दूसरा है आपका A3, B2 एंड C2। ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड ही यहाँ पे एक्सेप्टेड है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, इसमें जनरल फिटनेस है, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। उसके साथ विजुअल एक्विटी यहाँ पे दिया गया है
कि जो डिस्टेंट विजन है वो आपका 6/9 6/9 दोनों आँख से होना पड़ेगा विदाउट ग्लासेस। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आप A2 पोस्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि A2 किस पोस्ट के लिए आता है, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन भी अगर आप खोल लेंगे तो आपको पोस्ट डिटेल में मेडिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन होगा। तो जो भी पोस्ट के लिए A2 क्राइटेरिया A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशनड है, उसमें आपको विदाउट ग्लासेस होना पड़ेगा। 6/9 6/9 दोनों आँख से आपका विजन होना पड़ेगा, एंड वो भी विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। तो अगर आप ग्लास पहनते हैं तो आप A2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे A2 पोस्ट के लिए नियर विजन आपका होना पड़ेगा 0.6 दोनों आँख से विदाउट ग्लासेस, एंड यू मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मियोपिक विजन। और उसके बाद जो A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड में भी फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंट विजन आपका होना पड़ेगा 6/9 दोनों आँख से ही आपका होना पड़ेगा। ग्लासेस के साथ भी चलेगा, ग्लासेस के बिना भी चलेगा, लेकिन आप लोग ये पे देख सकते हैं कि 6/9 दोनों ही आँख से विथ एंड विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर। यहाँ पे जो भी आपका पावर ऑफ लेंसेज है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। दोनों आँख से ही आपका 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बिना, दोनों से ही चल जाएगा। और नियर विजन आपका 0.6 दोनों आँख से विथ और विदाउट ग्लासेस, एंड यू मस्ट पास दी कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मियोपिक विजन। जो भी B2 है उसमें भी फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। और डिस्टेंट विजन आपका 6/9 एक आँख से आपका होना पड़ेगा, और 6/12 दूसरे आँख से चल जाएगा विथ और विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बिना किसी से भी चल जाएगा। और B2 जो भी पोस्ट है उसके लिए पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपका पावर ऑफ लेंस नहीं होना चाहिए। और जो भी नियर विजन है उसमें 0.6 दोनों आँख से विथ और विदाउट ग्लासेस। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, जो भी है ये क्राइटेरिया रखा गया है। जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है जिसमें सबसे ईजी है, ग्लासेस के साथ भी चल जाता है, उसका है C2। सभी क्लरिकल पोस्ट के लिए C2 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। C2 में फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट आपको होना पड़ेगा। उसके साथ साथ डिस्टेंट विजन आपको किसी भी एक आँख से, अगर आपका 6/12 आ जाता है, किसी भी एक आँख से, लेफ्ट से या राइट से, अगर आपका 6/12 आ जाता है और दूसरे आँख से अगर कुछ भी पावर नहीं है, दूसरे आँख अगर आपका ब्लाइंड भी है, तो भी अगर एक आँख से आपका मिनिमम 6/12 अगर आपका आ जाता है विजन, तो आप C2 के लिए एलिजिबल है विथ और विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस आप पेन के भी अगर आपका एक आँख से 6/12 आ जाता है तो भी आप क्लरिकल पोस्ट C2 के लिए आप एलिजिबल है। उसके साथ साथ यहाँ पे C2 के लिए नियर विजन आपका होना पड़ेगा सिर्फ एक आँख से 0.6, दूसरे आँख से ना होने से भी चलेगा, कॉम्बाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बिना कहीं से भी आपका हो जाएगा। वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो C2 सबसे ईजी है आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और A2 जो है ये सबसे टफ होता है, मतलब कंपेयर टू द रिमेनिंग 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैंडिडेट्स who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractive error are not eligible for the post having medical standard A2, A3 and B2। मतलब अगर आपका लेसिक सर्जरी हुआ है या कोई भी सर्जरी हुआ है आँख में, तो आप A2, A3 एंड B2 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो C2 का पोस्ट है, जो मतलब सभी क्लरिकल पोस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड मांगा जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल है। लेकिन तो रेलवेज में आइस के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, विजन कितना पावर का होना चाहिए, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। और अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि वहाँ पे विजन टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपका कलर विजन टेस्ट होगा। कलर विजन टेस्ट मतलब कि आप कलर ब्लाइंड है कि नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कलर ब्लाइंड होते हैं, इसीलिए कलर ब्लाइंड टेस्ट आपका किया जाएगा। सबसे पहले कलर ब्लाइंड टेस्ट के लिए आपको एक बुक दिया जाएगा जहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ रहेगा। नंबर्स आपको, और कलर विजन टेस्ट, नियर विजन टेस्ट एंड डिस्टेंट विजन टेस्ट, तीनों का टेस्ट ही आपको एक आई से पहले होगा, फिर दूसरा आई से होगा। सबसे पहले आपको राइट आई क्लोज करना है, लेफ्ट आई से देख के बताना है। उसके बाद आपको लेफ्ट आई क्लोज करना है, राइट आई से आपको देख के बताना है। तो कलर विजन टेस्ट में सबसे पहले आपका जो मतलब कलर विजन, आपको एक बुक दिया जाएगा कलर का। उस बुक में पहले तो आपको नंबर्स देखना पड़ेगा, कौन कौन सा नंबर्स है वो आपको देख के बताना पड़ेगा। एक आई से, लेफ्ट आई से क्लोज करके आपको बताना पड़ेगा, फिर राइट आई से क्लोज करके आपको बताना पड़ेगा। नंबर्स बताने के बाद, और जो भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है उनको नंबर दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए कलर विजन टेस्ट होता है कि जो लोग भी कलर ब्लाइंड है वो नंबर बता ना पाए, वही से आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आप कलर ब्लाइंड है कि नहीं। तो अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है, आपको क्लियरली वो नंबर्स दिखेगा बोथ आई से।
नंबर्स बताने के बाद कलर ब्लाइंड का एक लाइन फॉर्मेशन भी होता है, वो भी आपको टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कैसे जाना है वो आपको ऐसे फिंगर से आपको मार्क करना है। जो भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है उनको वो रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तो आप क्लियरली ऐसे उंगली से वो आप मतलब लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपको कनेक्ट करने को बोलेगा, आप कनेक्ट भी कर लेंगे। ऐसे होता है कलर विजन टेस्ट। उसके बाद कलर विजन टेस्ट में नंबर्स के बाद, लाइन्स के बाद एक और टेस्ट होता है जो कि है लाइट टेस्ट। लाइट टेस्ट में क्या होता है, आपको यहाँ पे मतलब खड़ा कर दिया जाएगा डॉक्टर के पास, और हॉस्पिटल का अटेंडेंट जितना रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस पे खड़ा होगा। जो भी आई चार्ट है, आई चार्ट के पास एक मतलब लाइट होगा, 3 लाइट होगा वहाँ पे। रूम पूरा डार्क कर दिया जाएगा और एक एक करके लाइट जलाया जाएगा। आपको एक आंख बंद करके पहले देखना है, फिर दूसरे आंख बंद करके देखना है। जो भी मैं बताऊंगा आई विजन का टेस्ट सभी एक एक आंख से ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 3 लाइट आपको दिखाया जाएगा, रैंडमली हो सकता है, लेकिन 3 लाइट में एक लाइट होता है रेड लाइट, एक लाइट होता है ग्रीन लाइट और एक लाइट होता है येलो लाइट। रेड और ग्रीन तो कलर ब्लाइंड जो भी कैंडिडेट्स नहीं है वो लोग इजीली देख लेंगे, लेकिन येलो लाइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि येलो है या व्हाइट है, लेकिन येलो व्हाइट बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, वो येलो कलर का ही लाइट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट आपको देख के बताना है कि कौन सा लाइट है। वहां से भी आपका कलर विजन टेस्ट होता है, वो होता है लाइट टेस्ट। उसके बाद आपका नियर विजन एंड डिस्टेंट विजन टेस्ट होगा। नियर विजन टेस्ट के लिए भी एक एक आंख से होगा और डिस्टेंट विजन के लिए भी एक एक आंख से होगा। नियर विजन टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक बुक आपको मतलब पढ़ने के लिए दिया जाएगा। वो बुक को देख के आपको एक एक आंख से पढ़ना है। कितना नीचे तक आप पढ़ सकते हैं वो आपका टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर्स बोलेगा ये लाइन पढ़ के दिखाओ, आपको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर्स बोलेगा ये लाइन पढ़ के आप दिखाओ, वो भी आपको पढ़ के बताना पड़ेगा। तब आपका नियर विजन कितना है वो उस टेस्ट से डिटेक्ट हो जाएगा। नियर विजन टेस्ट हो जाने के बाद आपका डिस्टेंट विजन आपका चेक होगा। डिस्टेंट विजन में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास खड़े रहेंगे और रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे जितना दूरी अलाउड है उतना दूरी पे वो चार्ट लगा हुआ रहेगा और चार्ट के पास जो है अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट रहेगा। चार्ट में क्या होता है, एक आई चार्ट होता है। ऊपर का लाइन सबसे बड़ा होता है जो भी अल्फाबेट्स है, फिर सेकंड लाइन में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके 7 to 8 लाइन्स होता है। ऊपर सबसे बड़ा और ऐसे नीचे आते आते सबसे छोटा हो जाता है। तो ऐसे नहीं होता है कि आपको पहले से पूरा सब कुछ पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि चार्ट मतलब 7 to 8 टाइप्स का चार्ट होता है। अगर आप सब कुछ मेमोराइज कर ले तो आप बड़ा वाला अल्फाबेट देख के ही आप बाकी अल्फाबेट्स को भी आप मतलब बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट आपको ऐसे पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट एक अल्फाबेट पे मार्क कर देगा कि ये अल्फाबेट कौन सा है, ये मतलब बोलो। वो आपको बताना पड़ेगा कि वो अल्फाबेट कौन सा है। तो मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सा चार्ट होगा। और मेमोराइज करिए भी मत, क्योंकि वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि आप मेमोराइज करके आए और आप बता नहीं पाएंगे तब। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट जो भी अल्फाबेट पे पॉइंट करेगा वो अल्फाबेट कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। और सबसे लास्ट तक भी वो पॉइंट करता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। 6/6 सबसे हाईएस्ट होता है, तो सबसे लास्ट तक आपको वो जो भी अल्फाबेट पे पॉइंट आउट करेगा वो आपको बताना है। और वो बताने के बाद डॉक्टर वहीं पे बोल देगा कि आपका पावर कितना है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से वो पोस्ट आपको मिलेगा कि नहीं, वो आप वहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और आपको वहीं पे बोल देगा कि फिट या अनफिट आई विजन टेस्ट में। वो हो जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है बाहर थोड़ा वेट करने के बाद मेरे टाइम पे लगभग शाम हो गया था तब तक। वो थोड़ा वेट करने के बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा, रजिस्टर पे आपको साइन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर पे ही आपको दिखाई देगा कि आप किस कैटेगरी के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, फिट हुए हैं। और प्रेफरेंस के हिसाब से भी ये मतलब होता है। अगर आप 6/6 भी आपका आई है लेकिन प्रेफरेंस आपने C2 पोस्ट के लिए दिया है तब आपका C2 क्राइटेरिया होगा। तो साइन करने के बाद आपको बाहर वेट करना है और उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप घर जा सकते हैं। वो साइन वाला रजिस्टर 2 से 3 दिन बाद आरआरबी के ऑफिस पे जाएगा और आरआरबी में जब वो रजिस्टर जाएगा तो वो रजिस्टर में आपका साइन देख के और आप किस कैटेगरी में फिट हुए हैं वो देख के A1, A2, B1, B2, C1, C2 वो कैटेगरी देख के आपका फिर से लिस्ट निकलेगा। तो उस हिसाब से प्रोसेस चलता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि सर अगर मैं मेडिकल में अनफिट हो गया तो उसके बाद क्या होगा। आपको बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। आपको रीमेडिकल का एक मौका दिया जाएगा।
रीमेडिकल में आपको बोला जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आपको फिर से बोला जाएगा रीमेडिकल के लिए आपको कौन कौन सा चीज़ करके आना है, अगर आपका हाइड्रोसिल है तो आपको सर्जरी करना है कि नहीं, और जो कुछ भी है आपको रीमेडिकल के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा। और जो भी रीमेडिकल का डेट आपको देगा तो उस डेट पे आपको रीमेडिकल जाके कर लेना है। आप रीमेडिकल के लिए खुद भी अपील कर सकते हैं। तो यही है आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको और कोई डाउट ना हो आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।